एटम्स। तो एक काम करते हैं, पहले एटम्स के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पहले वो करते हैं रिवाइज, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। कर लिया क्या? यस सर। यस सर। तो एटम्स के जो फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार मैं लिखवा देता हूँ फटाफट। तो पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हम ऑलमोस्ट हर बार ही इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है Rn इज इक्वल टू 52.9 n square upon z. n square upon z, and this is Rn is equal to 52.9 n square when we are talking about hydrogen atom. For hydrogen atom it is this much, and this is in picometers. Yes sir. Then we are talking about velocity of electron in nth orbit. क्या होता है? Vn is equal to 2.1 into 10 per raised to the power 6 upon and z upon n. meter per second, and this formula is Vn is equal to 2.1 10 to the power 6 upon n meter per second. For what? For Hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम। इसके बाद जो फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। इनफैक्ट बोर के जो फर्स्ट 2 पॉस्टुलेट्स हैं उनको यूज करके ही हमने ये डिराइव किए हैं ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट? KZE स्क्वायर kz square upon r square equal to mv square by r. एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद होता है बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? MVR is equal to NH upon 2 pi. MVR is equal to NH upon 2 pi. What is N over here? N is orbit number. N is orbit number और principal quantum number. आप लोग सब कुछ लिख रहे हो ना? Yes sir. यस सर। ठीक है। देखो ये जो मैं कुछ बोलता हूँ ना लिखने के लिए कि ये लिख के भेजो, ये लिख के भेजो, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम में जाने पर हमारे हाथ ना कांपें। ठीक है, तो आई होप कि आप सिमिलर एक्टिविटी बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट इट, अदरवाइज एग्जाम में जाके ना हाथ काम नहीं करता। फिजिक्स आप लोगों ने पूरे साल 8 महीने इतना लिख लिया होगा कि ना आपका हाथ खुल चुका होगा आप। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, व्हाट इज बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट का फॉर्मूला? ई हाई माइनस E low equal to hc by lambda. h by lambda या फिर h न्यू, एंड दिस इज आल्सो रिटन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू h c by lambda या फिर h न्यू। ठीक है। Yes sir. इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit. Total energy of electron in nth orbit. E is equal to minus 13.6 with a z square upon n square electron volt. ये क्या था हमने? Yes sir. एंड अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की तो आता है E इज इक्वल टू क्या? माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फॉर हाइड्रोजन एटम नंबर 4 values E1, E2, E3 and E4. What is the value of E1? Minus Minus 13.6. 13.6 EV. This is minus 3.4 EV. फोर ईवी Minus Minus 1.51 1.51 EV. EV. Minus 0.85 EV. 85 EV. Okay. Then we must remember that N is equal to 1 is called ground state.
n is equal to 2 is called first excited state. N is equal to 3 is called second excited state. Second excited state. So this is the nomenclature as far as the different orbits are concerned. N is equal to 4 is called third excited state. So this is the nomenclature in terms of excited state. Otherwise, you can talk about this. This is called first. N equal to 1 is called first permitted energy level. First permitted energy level. N is equal to 2 will be called what? Second permitted energy level. N equal to 3 is third permitted energy level, and n equal to 4 is fourth permitted energy level, and it will go on and on like this. ठीक है, हम एक काम करते हैं. अच्छा, एक और फॉर्मूला था एक्चुअली, एक और फॉर्मूला था, मैंने मिस कर दिया था. एक और फॉर्मूला था कि एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने बात किया था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसके अंदर हमने बात की थी लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज की. लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड और फंड, व्हाटएवर यू वांट टू से, सीरीज की. लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफंड सीरीज. लाइमन सीरीज करस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना? Yes, sir. बामर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू Visible light. visible light and visible light इसे इसको visible light, and Paston corresponds to near IR, Near infrared. near infrared, absolutely, and this is proper infrared. Correct, and this is far infrared. ठीक है यार, कर लेना जरा एडमिट. Yes. ठीक है, थैंक्स. लाइमन के अंदर होता क्या है ना कि n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन से कूदता है इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर, है ना? Yes, sir. पामर सीरीज के अंदर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन से कूदता है कहाँ पर? n इक्वल टू 2 पर. आपको ध्यान रखनी है सब बातें, तभी हो पाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व. अभी हम करेंगे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स. यहाँ पे कूदता है n इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन से कहाँ पर? 3 पे. यहाँ पे कहाँ पे कूदेगा? 4 पे. 4 पे. और प्रीफंड में 5 पे कूदेगा. तो ऊपर से कूदवा दो. तो 5, 6, 7 कौन कूद रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ कूद रहा है वो. ठीक है, अब ये सब हो गया हमारा बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रा का बात. अब इसके अंदर आता है फॉर्मूला. वो जो फॉर्मूला है वो आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स के लिए. 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट 1/L minus 1/L स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले हमको याद करने हैं ढंग से. 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R. व्हाट इज कैपिटल R? रिडबर्ग कांस्टेंट. ये हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी क्लास 11th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के बैठे. सो R का वैल्यू कितना होता है? 1.0107 पर मीटर. मैंने वैल्यू लिखवाया था इसका R का 1.09. अच्छा, तो 1.09, सॉरी माय मिस्टेक, 1.09 ही कर लो इसको. इसका वैल्यू ना थोड़ा ऊपर आगे पीछे रहता है एक्चुअली नॉर्मली, तो ठीक है. जनरली 1.09 विल बी ओके, नो वरीज. इसका वैसे ले सकते हो. R इज लगभग 1.1, है ना? राउंड अप कर दिया हमने उसको. Yes, sir. ठीक है. और इसके अंदर व्हाट इज NL? NL इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट. NL इज द orbit number of lower energy state. Number of lower. Correct. Orbit number of lower energy state. And what is NH? It is the orbit number of higher energy state. Higher energy state. और ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन से वाले पोस्टुलेट से लिंक करता है? बोर के थर्ड पोस्टुलेट से. इसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, वो बता देता हूँ आपको कि टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद है? Yes, sir. एंड टोटल एनर्जी होती है हाफ ऑफ
पोटेंशियल हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्युटली। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बड़ी हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। और इसके अलावा ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा, कौन सा वाला, ये वाला। For H atom, E is equal to minus 13.6 upon n square electron volt. This is important for numericals. अभी काम करते हैं हम लोग इसके numericals solve करते हैं, then you will understand कि how to approach this chapter. तो लिखो numericals. Question number 1. देखो the ground state energy. What is ground state? n equal to N 0. is N is equal to 1. The ground state energy, N is equal to 1. The ground state energy of hydrogen atom, most of the time you will see hydrogen atom only. The ground state energy of hydrogen atom is, कितनी होती है एनर्जी? माइनस 13.6 eV। 13.6, yes अब sir. उसका क्या है कि जब ये सवाल आता है बोर्ड में, तो जनरली देखा गया है कि वो बताते हैं आपको कितनी होती है, ठीक है। वैसे तो हमको याद है ये, है ना, हमको तो याद हो चुकी है, तो लेकिन वो आपको बता रहा है यहाँ पर कि इतनी होती है एनर्जी, ठीक है। ये बताया या ना बताया हमको तो याद ही है। फिर लिखो व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। देखो इसका मीनिंग क्या है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, यानी कि आपको दे रखा है कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उस वाली स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, what are the kinetic and potential energies of electron in this state? In which state? In the ground state. आप बोलोगे गिवन है आपको कैपिटल E is equal to how much? minus 13.6 13.6 minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? kinetic energy And potential energy. E equal to question mark, U is equal to question mark। क्या हम जानते हैं कि E होता है माइनस के E के बराबर? Yes sir. Yes sir. तो -13.6 EV is equal to माइनस काइनेटिक एनर्जी, कुछ कट रहा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 13.6 EV। So if you know this simple result, you can calculate it immediately. क्या हम जानते हैं कि E equal to क्या, U/2? Yes sir. तो U is equal to 2E। ना 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 डबल होगा, जल्दबाजी नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, आराम से, यहाँ पे नंबर गवाने नहीं है। तो 2 इंटू क्या -13.6 EV, ये कितना आ जाएगा माइनस का 27.2। ठीक है, U नेगेटिव आ रहा है, हाँ नेगेटिव ही आता है। Yes sir. ठीक है, सही हो गया आपका आंसर। तो आप आंसर में लिख क्या होगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना 13.6 EV एंड U कितना -27.2 EV। ये निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, E इज इक्वल टू माइनस के E एंड E इज बिल्कुल, ठीक है। Yes sir. Yes sir. चलो एक और करते हैं सही। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। Electron. द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? N equal to 2. N equal to 2, yes. The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom कितनी होती है बताओ? -3.4 EV। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ये, ठीक है। तो आप ऑलरेडी अगर फेमिलियर हो गए इस इन्फॉर्मेशन से, आपने याद कर होगी, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो क्यों दे रखा है, दिस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू।
पर दे रखा है उन लोगों के लिए जो को याद नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि देगा हमेशा। तो देखो व्हाट इज़ द, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस, इसी वजह से मैं बार बार उस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। भाई अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, सेम होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है ना। अलग। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटती रहती है ना। यस सर। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्या मांगा है? टोटल एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकाली है। बिल्कुल, तो ई कितना है? ई है माइनस का 3.4 ईवी, क्या मांगा है? काइनेटिक एनर्जी मांगा है। काइनेटिक एनर्जी ठीक है, व्हाट फॉर्मूला डू वी नो? ई इज इक्वल टू इक्वल टू माइनस के। माइनस के ई, यानी कि माइनस का 3.4 ईवी इज इक्वल टू माइनस के ई। के ई कितना आ रहा है? 3.4 के। 3.4 ईवी। 3.4 ही। 3.4 ईवी। सो दीज आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम, बहुत बार आ चुके हैं, तो इसको तो छोड़ने का कोई पर्पज ही नहीं है, ठीक है, 1 मार्क आप ले सकते हो इससे। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या बोल रहा है ये, लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे। कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स। एटम चैप्टर के अंदर फोटोन का वर्ड यूज हुआ था कहीं पे? फोटोन है इस चैप्टर के अंदर, एटम्स में नहीं। फोटॉन्स, इस चैप्टर के अंदर फोटॉन्स कहीं पे यूज हुए थे क्या? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो एनर्जी निकलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन ही तो निकलते हैं उसके अंदर। तो ध्यान रखना है यस। कि अगर इस चैप्टर के सवाल के अंदर फोटोन का जिक्र हो रहा है तो कंप्लीटली ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट में तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? सर हायर से लोअर में हायर से लोअर में रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है, किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दे कुड बी यूवी, दे कुड बी विजिबल, दे कुड बी इंफ्रारेड, जनरली यही 3 मिलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, व्हाट इज दैट? इट इज फोटोन ओनली, फोटोन। तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखा ना, बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कूदा है जिसकी वजह से फोटोन निकला। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आटम। तो यू गाइस कैन सी क्लियरली कि बार बार ये हाइड्रोजन आटम की बात कर रहा है। फ्रॉम इट्स बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, बोल रहा है सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल। ये सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल का एन कितना होता है? 2। बिल्कुल, टू द फर्स्ट लेवल। एंड सेकेंड पार्ट बोल रहा है द हाईएस्ट permitted energy level to the first level. So this is the question basically. इसको ध्यान से पढ़ते हैं। Find the ratio of energies of photon produced due to transition of an electron of hydrogen atom from its second permitted energy level. तो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूद रहा है? n is equal n to इक्वल टू 2 से 1। n is equal to 1 पे है ना, ग्राउंड साइड में आ गया वो। और सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूदा? इन्फिनिटी से हाँ एब्सोल्युटली, इन्फिनिटी से कहाँ पे? 1 पे। 1 पे। बिल्कुल। तो मेरे को बताओ कि जब ये वाला प्रोसेस हुआ तो इसके अंदर कौन कहाँ से कहाँ कूदा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 कूदा। तो इस यस प्रोसेस में क्या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी रिलीज होगी? सर। रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशन। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? फोटॉन। फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या? यहाँ पे आप बोलोगे कि जो डेल्टा ई होगा वो क्या होगा? ई हाई माइनस ई लो, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आप बोलोगे डेल्टा ई कौन सा? 2 से 1 वाला, 2 से 1 वाला। यहाँ पे क्या बोलोगे? डेल्टा ई कहाँ से कौन सा वाला? इन्फिनिटी से 1 वाला। 1 वाला इज इक्वल टू ई हाई माइनस ई लो, ठीक है। तो बेसिकली आप एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे
और यही तो एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना, ये तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ये जो हमने यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई है यही एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर, और ये वाली एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी सेकंड वाले केस में। ये क्या मांग रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ो इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस्ड। तो इस वाले जंप में ये वाली एनर्जी रिलीज होगी और इस वाली जंप में ये वाली एनर्जी रिलीज होगी। तो हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है डेल्टा ई 2 से 1 वाला अपॉन डेल्टा ई इंफिनिटी से 1 वाला। दिस रेशियो इज बीइंग आस्क्ड in this question. Find the ratio of energies of photon produced due to transition of an electron from its second to first and highest to first. Second to first में this is the energy का difference that is going to come out, that is going to be released, and second part में this is the energy difference. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब आपको ये निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। डेल्टा ई निकालना है, तो आप बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो डेल्टा ई 2 to 1 अपॉन डेल्टा ई इंफिनिटी टू 1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है ना, E हाई माइनस E लो, हाई मतलब 2, लो मतलब 1। नीचे क्या लिखेंगे, E इंफिनिटी माइनस E1। ठीक है, अब वैसे तो हमको डेटा याद है ना, वैसे तो हमको डेटा याद है क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है, तो अगर आपको डेटा याद है तो आप डेटा पुट कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आसान रहेगा। देखो डेटा कैसे पुट करेंगे। व्हाट इज E2 माइनस 3.4, याद है ना? ठीक है, और यहाँ पे व्हाट इज E1 माइनस 13.6 अपॉन व्हाट इज E इंफिनिटी, E इंफिनिटी इज 0, E इंफिनिटी इज 0। ऐसा कैसे हो, ऐसा हो गया यहाँ से, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये देखो क्या बोल रहा है। अगर n को डालोगे क्या इन्फिनिटी, तो एनर्जी कितनी आएगी, 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। यस सर। तो इस वजह से इन्फिनिटी इज हाउ मच, इट इज 0। और यहाँ पे डालोगे माइनस माइनस का 13.6, तो न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 13.6 माइनस 3.4, क्या जाएगा 13.6। सो दिस इज 10.2 अपॉन 13.6, सो दिस इज 102 अपॉन 136। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है, द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी, किससे कट रहा है ये, 2 से काट देते हैं, सही है ये, यस सर। और कट रहा है 17 से कट रहा है, 17 से, है ना। 17 Yes, sir. इंटू 3 क्या होता है 51, 3 और और 4 17 इंटू 4 क्या होता है 68। ठीक है। अब होता क्या है ना कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में हो सकता है कि आपको ध्यान ही ना आए कि ये फर्दर कट रहा है, बात में आ रही है मेरी। यस तो तो पंगा ये है कि अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इतना आपको रिलीफ ना दे कि भाई आपने काटा क्यों नहीं इसको। उनके पास तो 1000 बहाने हैं नंबर काटने के। आंसर क्या आ रहा है, 3:4। 3:4 आ रहा है आंसर। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने इसको काट दिया, ठीक है, तो यू शुड हैव अटेंशन टू डिटेल कि भाई आप काट दोगे इसको। तो 3:4 इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, दैट इज फाइन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि आपको वैल्यूज याद नहीं है फॉर सम रीजन, तो हाउ कैन यू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन दैट वे, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो हमको निकालना है डेल्टा ई कहाँ से कहाँ तक का, 2 से 1 तक का, अपॉन डेल्टा ई कहाँ से कहाँ तक का, इंफिनिटी टू 1। 1 तक का। ठीक है, होता है E2 माइनस E1। आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस सर। E इंफिनिटी माइनस E1। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E, द फॉर्मूला ऑफ E इज माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। The formula of E is minus 13.6 upon n square EV. This will be much easier actually. यहाँ पे लिखोगे E2, E2 will be minus 13.6 upon 2 square minus E1 will be minus 13.6 upon क्या 1 square upon 1 square minus 13.6 upon infinity square which is going to be 0 0 and then minus 13.6 upon 1 square। बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है ऊपर से, क्या चीज कॉमन आ रही है नीचे से, 13.6 13.6, तो उसको भूल जाओ। तो आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का 1/1 अपॉन 0 प्लस 1, ऊपर कितना आ जाएगा 3/4 एंड यू आर डन। ठीक है, यस सर। तो विच एवर वन यू फाइंड ईजियर यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपको हमेशा रिड्यूस्ड फ्रैक्शन रिपोर्ट करना है, तो डोंट लीव द आंसर इन दिस फॉर्म, दे एक्सपेक्ट यू टू रिपोर्ट द आंसर इन द रिड्यूस्ड फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं,
देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ what is the maximum possible number of spectral lines? What is the maximum possible number of spectral lines observed when the hydrogen atom? What is the maximum possible number of spectral lines observed when the hydrogen atom is in its second excited state? What is second excited state? n equal to 3. Equal to 3. N equal to 3. What is the maximum possible number of spectral lines observed when the hydrogen atom is in its second excited state? अब थोड़ा सा इसके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना आप लोग, क्योंकि अभी हमको एक और क्वेश्चन लिखना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद आप नीचे से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, देन वी विल कम बैक एंड वी राइट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो कह रहा है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड, हाँ जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n कितना होता है? 3. n इक्वल टू 3। तो लिखो n सेकंड एक्साइटेड स्टेट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है अभी? n इक्वल टू 3 में। अब n इक्वल टू 3 में जैसे ही उसकी लाइफ टाइम हो जाएगा तो वो वापस नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? नीचे गिरेगा. नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो कहाँ जाना चाहता है अल्टीमेटली? वो 1 पे। 1 पे. देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो उसको। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? तो ये एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है, कुछ भी हो सकता है। तो लिखो पॉसिबल, देखो पॉसिबिलिटीज आर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है कि वो 3 से 1 कूद जाए एक ही बार में, हो सकता है वो 3 से 2 कूद जाए, ठीक है। जब वो 3 से 1 कूदेगा तो निकलेगा एक लैम्डा, लैम्डा 3 से 1 वाला। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे निकलेगा लैम्डा 3 से 2 वाला। 3 से देखो 2 वाला. ये है लाइमन, पास में आ रही है? Yes, sir. ये कौन सा है? ये है बाल्मर। Balmer. और हो सकता है कि वो 3 से 2 कूदे या फिर 2 से 1 कूद जाए। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी आ रही हैं? 3. 3 आ रही हैं। तो आ रहा है लैम्डा 3 से 2, 2 से 1। तो इसके अंदर जो है हमारे पास आ रही हैं 3 पॉसिबिलिटीज। और तो आप बोलोगे देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। There are 3 possible spectral lines that can be emitted. ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली प्रेजेंट है कहाँ पर? 3 में। 3 में. 3 में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? 3 से 1 डायरेक्ट जंप, 3 से 2 वाली जंप, या फिर 3 के बाद 2 से 1 वाली जंप। तो आपको ये देखना है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। ये ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको देख के। ये कौन सी है? ये भी लाइमन ही है। ये लाइमन का एच अल्फा है, बताया था ना। Yes, sir. ये बामर का एच अल्फा है, और ये लाइमन का एच बीटा है। ओके, इसके बाद जरा हम लिखते हैं इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3. 3 लाइन्स आर पॉसिबल। कौन कौन सी? 3 से 1 वाली, 3 से 2 वाली, 2 से 1 वाली। मैंने लिखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम calculate the ratio of the maximum and minimum wavelengths. Calculate the ratio of the maximum and minimum wavelengths of the radiations emitted in this process.
Calculate the ratio of the maximum and minimum wavelengths of the radiations emitted in this process. भाई जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो क्या निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो कह रहा है कि उसमें से लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन का रेशो निकालना है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ का रेशो मांग रहा है आपसे। तो ये सवाल किस टॉपिक का है? ये सवाल है बोर के थर्ड पोस्टुलेट का। तो आप लगा दो उसको, लिखो यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा ई इज इक्वल टू HC by lambda। सी बाय लैम्डा। आपसे क्या मांगा जा रहा है? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन। ये क्लियर है? यस सर। अब क्या हमको ये बात समझ में आ रही है Yes, कि sir. डेल्टा ई और लैम्डा में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, राइट? यस सर। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि डेल्टा ई जब मिनिमम होगा तब लैम्डा मैक्सिमम होगा, एंड द अदर वे अराउंड आल्सो इज ट्रू, राइट? मिन मैक्स। यस तो सर। जब लैम्डा होगा मैक्सिमम तो डेल्टा ई होगा मिनिमम, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड यहाँ पे आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच अपॉन क्या? लैम्डा में लैम्डा में हमको निकालना क्या है? लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा लैम्डा में। मैक्स अपॉन लैम्डा मिन। ठीक है, तो आप उसको नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दो, उसको इक्वेशन 2 बोल दो और कर दो दोनों को डिवाइड, देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइड 1/2, तो क्या आएगा? डेल्टा ई मैक्स अपॉन डेल्टा ई क्या? मिन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा मिन अपॉन एच सी अपॉन क्या? लैम्डा मैक्स। कुछ कट रहा है? HC। यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास? लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू कितना? डेल्टा E मैक्स अपॉन डेल्टा E में। बिल्कुल, यानी कि एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम अपॉन एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। अब बताओ कि ऊपर कौन कौन से डेल्टा ई की बातें चल रही थी? 3 से 1 वाला, 3 से 2 वाला, 2 से 1 वाला। यस सर। तो 3 से 1 वाले की अगर बात करते हैं तो इसके केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इस केस में एनर्जी रिलीज होगी E3 माइनस E1, है ना? यस सर। और 3 से 2 में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E3 माइनस E3 E2। माइनस E2। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? Yes, sir. यस यस सर। सर। और तीसरी ट्रांजिशन क्या थी? 2 से 1 वाली, यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E2 माइनस E2 minus E1. E1। देखो ये मत सोचना कि ये जो लास्ट वाला है ये पहले 3 से 2 आया, ये 3 से 2 आने वाला हमने कंसिडर कर लिया है, तो इसी वजह से दिस इज एन इंडिपेंडेंट केस। ओके, तो ये कितना आएगा? E3 कितना होता है? माइनस का 1.5, 1, चलो 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस का 13.6, ये वैल्यू याद होना चालू हुई कि नहीं हुई? यस सर। या 12.1 EV, कितना आ गया ये? 12.1 EV। और ये बताओ कितना होगा? ये होगा माइनस 1.5 माइनस माइनस का 3.4। 0.4। So how much will this be? This will be 3.4 minus 1.5. And how much is that? 1.9। 1 point कितना आ रहा है? 1.9 आ रहा है क्या? यस। 1.9, yes, 1.9 EV. And how much is this? This is 10.2 EV. ठीक है। Yes, sir. यस सर। और कौन सा मैक्स है? डेल्टा ई मैक्स कौन सा है? 12.1। 12.1. और ये कितना है मिनिमम? 1.9। अब ये डेटा तो बड़ा ही गंदा आ रहा है, डेटा तो बड़ी अजीब सा आ रहा है यार। तो इस वजह से क्या करना चाहिए हमको? करना ये चाहिए कि इसको नहीं राउंड अप नहीं करेंगे, वो सब जुगाड़बाजी नहीं करेंगे यहाँ पर। आपको करना ये चाहिए कि आप लगाओ वाला फंडा, है ना, वो वाला, ये वाला कह रहा हूँ मैं। आप यहाँ लिखो E3, आपने एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लिया ना, वैल्यू से आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया कि वहाँ पे क्या डलेगा, नीचे क्या डलेगा, नीचे क्या डलेगा? E3 माइनस E2। हाँ, अब E3 क्या होता है? माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, मानते हो? यस सर। माइनस माइनस Yes, 13.6 अपॉन क्या? 1 1 स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन माइनस 13.6 अपॉन क्या? 3 3 स्क्वायर स्क्वायर। माइनस
minus 30.6 square. ठीक है, कुछ कट रहा है ऊपर ऊपर से? 13.6 minus 30. ये एक्टिविटी करने से आपका आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, कोई उसमें जुगाड़बाजी का चक्कर नहीं होगा। तो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू, उसको भूल जाओ 13.6 को, तो क्या आएगा? माइनस का 1/9 प्लस का 1/1 अपॉन क्या आएगा? माइनस का 1/9 प्लस का 1/4. एग्जैक्टली। तो बस अब तो हम पहुंच गए यहाँ पर। तो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू 1 minus 1/9 is 8/9, and what is LCM over here? 36 minus 4 plus कितना आएगा? 9। 5/36. So 8/9 multiplied with 36/5 exactly. So this is 32:5. Yes sir. ठीक है। So this is the answer of this question. अगर आप यहाँ पे करते हैं जुगाड़बाजी तो वो ठीक नहीं होता। तो ये सब जो हमने किया है प्रोसेस, इससे हमने क्या निकाल लिया? इससे हमने पता लगा लिया कि डेल्टा ई मैक्स कौन सा है, डेल्टा ई मिन कौन सा है। सो दिस इज डेल्टा ई मैक्स and this is delta E minimum. So the answer of this question is lambda max is to lambda min is how much? 32:5. 32:5. Yes. And what is the answer of the first part of this question? 3 possible lines. Possible. कौन कौन सी? 3 से 1, 3 से 1, 3 से 2 और और 2 से 3 से 2 से 1. 3 से 2 से 1 एग्जैक्टली। कौन नहीं आया आज? आई थिंक कारण नहीं आया ना आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन makes a transition, if an electron makes a transition from an energy level minus 0.85 eV, कुछ दिमाग में घंटी बज रही है इसको देख के? Yes sir. N equal to 4. और इसको देख के? N equal to 2. बिल्कुल। तो अगर आपने वैल्यूज याद कर रखी होंगी तो आपको ये वैल्यूज देख के डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि यार ये वैल्यूज तो ऑलरेडी नोन है, n equal to 4, n equal to 2 है ये। कैलकुलेट द वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में कूद रहा है? 4 से 2. 4 से 2 कूद रहा है, तो कौन सा ए सीरीज है? लाइमन, बामर, पास्चन? Sir, Balmer. बामर है। Calculate the wavelength of the spectral line emitted. To which series of hydrogen spectrum does this wavelength depend? तो जो माइनस 0.85 है, देखेंगे कि E4 होता है माइनस 0.85 EV, और E2 होता है माइनस का 3.4 EV। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूद रहा है? 4 से 2. तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में रिलीज करेगा? EM रेडिएशन. EM रेडिएशन की फॉर्म में। यानी कि ये सवाल किस टॉपिक का है? बोर्स थर्ड पोस्टुलेट लिखेंगे यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। What is the formula of Bohr's third postulate? E high minus E low equal to hc by lambda. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लैम्डा, है ना? तो क्या लिखा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ। क्या निकालना है? लैम्डा। वेवलेंथ. हाँ, तो लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे क्या पंगा है, देखो पंगा यहाँ पर ये है कि डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई है ई हाई माइनस ई लो ऐसी अपॉन लैम्डा। तो आप करोगे माइनस का 0.85। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ा कर रहे हैं। अब देखो बताओ यहाँ पे पंगा क्या है, बताओ क्या इशू है यहाँ पर, गलती क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यूनिट्स की इनकंसिस्टेंसी है, जाहिर था ना, यहाँ पे जूल है यस सर। और इसको करेंगे छोटे ई से डिवाइड तो बन जाएगा ये क्या, ईवी। तो आपको यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिससे, क्योंकि देखो क्या चक्कर है ना कि यहाँ का जो डेटा चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये जो वैल्यूज हमने यूज़ करी हैं किसकी हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूज हैं ये। तो फिर वहाँ पे जूल कैसे आ गया, वहाँ पे जूल आ गया एच से, क्योंकि एच का होता है जूल सेकेंड होता है यूनिट। तो आपको जब भी ये न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.40 माइनस 0.85 इज इक्वल टू, बताया था ना एच सी अपॉन ई का वैल्यू Yes, sir. 1 to 4 to 1242 into 10 raised to the power और minus 9. ठीक है। लैम्डा, एक काम करो लैम्डा को इंटू 10 के पावर माइनस 9 कर लो। तो इससे क्या क्या मान के चल रहे हो आप मान के चल रहे हो कि लैम्डा आएगा नैनोमीटर में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो इसको ऐसे कर लेंगे, व्हाट इज 3.40 माइनस 0.85, 2.55। Yes, sir. यहाँ पर लैम्डा की यूनिट क्या आएगी, Nanometer. नैनोमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है वो। तो लैम्डा क्या आ गया 1242 अपॉन 2.55 नैनोमीटर। वन टू फोर टू अपॉन 2.55 नैनोमीटर। करना पड़ेगा इसको डिवाइड, तो कितना आएगा लगभग, इस ऐसे बोल सकते हैं 1242 अपॉन 2.5, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। यस सर। क्या हो गया यार, हैंग हो गया एक सेकंड। हाँ 2.5 एंड इसे बोल सकते हैं 1242 अपॉन 5/2, 2.5 is 5/2। लैम्डा इज इक्वल टू 1242 इंटू 2 अपॉन 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 अपॉन 5। नाउ दिस इज प्रीटी इजी। सो लैम्डा इज इक्वल टू 5 4 20। 8/2 सर। क्या कह रहा है, कितना आ रहा है? अब यहाँ पे हमने गलती क्या करी है, यहाँ पे गलती हमने ये कह दिया कि 2.5 को 2.5 ले लिया है। Yes, sir. एक सेकंड हो जाओ, अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे ना, एक सेकंड, 1242 डिवाइडेड बाय क्या है 2.55, वो कितना आ रहा है यार, है 487। देख रहे हो कितना बड़ा पंगा हो गया। Yes, sir. यानी कि जो मैंने किया आपको वो नहीं करना। व्हाट आई हैव डन इज अ बैड अप्रॉक्सीमेशन, इट इज प्रोड्यूसिंग अ बिग एरर। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर। कितना आ रहा है 487.05 क्या नैनोमीटर, ठीक है। Yes, sir. क्या ये 400 से 700 के बीच में है? Yes, sir. बिल्कुल, Yes, यानी sir. कि ये विजिबल लाइट है, Visible. ये आपका विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट यानी कि कौन सी सीरीज, बार्मर सीरीज। क्योंकि इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस कि टू विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ डिपेंड, दिस बिलोंग्स टू, या डिपेंड कैसे लिख दिया यहाँ पे, शुड बिलोंग टू विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग। सो व्हाट इज आंसर, बार्मर सीरीज। Normal series. ठीक है, तो यहाँ पे 2.55 को 2.5 मान लें क्या? No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। करके देख लिया हमने कितना आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है 10 नैनोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू अ फ्यू मोर। चलो एक और कर लेते हैं ऐसा वाला, एंड देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, न्यूक्लियाई। लिखो कि
the electron in a given Bohr orbit, the electron in a given Bohr orbit has a total energy of minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा ऑर्बिट है? n equal to 3। बिल्कुल, अब समझ में आ रहा होगा कि एडवांटेज क्या है उन वैल्यूज को याद करने का। एनर्जी देखते ही आप n बता सकते हो। कैलकुलेट क्या? काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। Correct. The electron in a given Bohr orbit has a total energy of minus 1.5 eV. Calculate its kinetic energy, potential energy, and third part लिखो wavelength of light emitted. Then the electron makes a transition. ये थर्ड पार्ट कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? बोर्स थर्ड पोस्टलेट। Bohr's third postulate, yes. Wavelength of light emitted when the electron makes a transition to the ground state. ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 eV। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है वैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज minus 13.6 eV। अच्छा, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे फॉल बैक आफ्टर स्पेंडिंग द लाइफ टाइम इन द हायर एनर्जी स्टेट। ओके, सो यहाँ पे हमको दे रखा है द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन बोर ऑर्बिट हैज अ टोटल energy of minus 1.5 electron volt. Calculate its kinetic energy, potential energy, and wavelength of light emitted when it makes a transition to the ground state. Actually ना वर्ड यहाँ पे लाइट थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, ये वर्ड पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, just cut it. wavelength of photon कर लो इसको, photon। यहाँ पे क्वेश्चन में लाइट लिखा हुआ है बट इट शुड बी फोटोन, क्योंकि ये कहाँ कूद रहा है? ये कूद रहा है ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट में लाइट थोड़ा निकलती है, उसमें तो वो निकलती है ना, क्या नाम है, तो अल्ट्रावायलेट। रेडियस। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हर बार ही निकलती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में कूदने पे क्या निकलती है? लाइट निकलती है क्या? हाँ, लाइट मतलब विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट निकलती है, तो अल्ट्रावायलेट तो लाइट नहीं होती ना, इस वजह से फोटोन के अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होती, पता है ना? जी सर। व्हाट अबाउट इंफ्रारेड? वो भी लाइट नहीं होती। लाइट लाइट क्या है? लाइट सिर्फ वही आपका 400 से 700 वाला जो वेबग्योर जिसे आप बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है? गिवन है कैपिटल E इज हाउ मच? माइनस 1.5 eV। माइनस 1.5 eV, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि निकालना क्या है? निकालना है हमको काइनेटिक एनर्जी और निकालना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। निकालो। काइनेटिक एनर्जी 1.5 eV और ऐसे किया? पोटेंशियल सर E इक्वल टू माइनस की। E equal to minus KE. So this is such a simple formula. Minus 1.5 EV is equal to minus kinetic energy. तो kinetic energy कितनी आ गई? 1.5 electron volt, ठीक है। And in the second part we have to calculate क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो which formula do we use? E is equal to E इक्वल टू U by 2। U by 2, यानी कि U is equal to 2E 2E, तो 2 3 into eV। माइनस आएगा यार, हाँ माइनस में। तो U is equal to माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या मांग रहा है आपसे थर्ड पार्ट में? लैम्डा। यस सर। थर्ड पार्ट में मांग रहा है लैम्डा, तो थर्ड पार्ट में क्या कहेंगे? यूजिंग कौन सा पोस्टुलेट? बोर्स थर्ड पोस्टलेट। बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। कल स्कूल है या छुट्टी है? स्कूल है सर। स्कूल है। अच्छा, यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। कहाँ से कहाँ कूद रहा है ये इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन सर 3 से 1। बहुत बढ़िया, कैसे बोला देख के? क्योंकि माइनस 1.5 3 होता है, माइनस 1.5। ग्राउंड स्टेट अपना वन होता है। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये पता लगने लग जाए तो आपको समझ में आ गया, यानी कि हो गया
what is the formula of third postulate? Delta E is equal to h hc by lambda लैम्डा. एक हैबिट बना लेते हैं कि यहाँ लिखेंगे हमेशा क्या, इन जूल्स, joules. क्योंकि यहाँ पे क्या पंगा हो रखा होता है, ये मामला होता है ईवी में. ठीक है, अब ये डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई का होता है ई हाई माइनस ई लो, है ना. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ई हाई कितना है, 3 E3. ई हाई अच्छा माइनस 1.5. हाँ yes sir. ई हाई कितना है, माइनस, -1.5. और ई लो -13.6. ठीक है. तो कितना आ रहा है एनर्जी का डिफरेंस, 12.1. Yes, sir. ये आ रहा है ईवी में कि जूल में, ईवी में. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई से डिवाइड, hc by E lambda. Yes, sir. क्या आ जाएगा, इन ईवी. अब ओके है, हमने किसका वैल्यू याद कर रखा है, hc by E. एच बाई का कितना होता है. 1242 into 10 raised to the power -9. अब बात को सुनो ध्यान से. करना ये है कि एग्जामिनर को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने याद कर रखा है, अलाउड नहीं है ऐसे डालना. तो आप पहले ऐसे वैल्यूज भरना जैसे कि आप निकालने बैठे हुए हो, और फिर आप अगले स्टेप में ऐसे कर देना, यहाँ पे कुछ साइड में कुछ मचा के. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. Yes, Yes sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या, 1242 upon 12.1. यूनिट क्या आएगी. Nanometers. अब ये छलांग कहाँ मारी है उसने, उसने मारी है n इक्वल टू 1 पे मारी है ना. Yes, Yes, sir. sir. तो n इक्वल टू 1 में विजिबल आएगा क्या, या क्या आएगा, IR आएगा. Sir n equal to n इक्वल टू 1 में तो UV आता है ना. Yes sir. Yes, sir. पता है ना, n इक्वल टू 1 में UV आता है, यानी कि ये जो Yes. आएगा आंसर, ये आपका 400 और 700 के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. नहीं होना. नहीं होना चाहिए. तो कितना होगा ये, निकाल लेते हैं, ये कितना होगा. ये कितना होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए 400 से कम. भाई Yes, आपका Yes sir. याद है ना, वो आपका रेडियो, माइक्रो, IR, पता है ये सब. Visible light, Yes, sir. विजिबल, ultraviolet, हाँ X-ray अल्ट्रा. gamma ray. बस आगे नहीं आना अभी. वैसे ठीक बोला है. अब ये जो विजिबल का पट्टा है, ये कहाँ से कहाँ तक का होता है, 400 से 700. तो यहाँ पे 400 या यहाँ पे 400, बताओ. Sir right side में 400. राइट साइड में 400, एब्सोल्युटली. राइट साइड में आएगा क्या 400, आर यू श्योर. See violet का होता है ना 400. करेक्ट. Right. 400 और 700, यस यू राइट. यहाँ पे आएगा 400 नैनोमीटर, यहाँ पे आएगा 700 नैनोमीटर. तो यानी कि हमें ये तो अंदाजा लग रहा है कि हमारा आंसर आएगा 400 से कम, है ना, क्योंकि वो यूवी में आएगा. Yes sir. तो बस निकालना पड़ेगा इसको. तो ये रहा कैलकुलेटर. आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा काम में. तो 1242 डिवाइड बाय क्या, 12.1, 12.5. कितना आ रहा है ये, 102.6. दिस इज 102.6 एज एक्सपेक्टेड, राइट. Yes sir. दिस इज आंसर. सो ये क्या निकाल लिया हमने निकाल लिया वेवलेंथ. सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड is equal to how much, 102.6. 102.6 nanometer. ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन sufficient number of problems now to give you a taste of how to go about solving the questions of this chapter. इसके beyond और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. चलें आगे. Yes sir. Yes, sir. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा, जो कि है न्यूक्लियाई. बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. मेजॉरिटी चीज़ें कट चुकी हैं चैप्टर में से, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो कट चुकी हैं. तो अब बची हैं इसके अंदर बहुत ही हल्की हल्की चीज़ें. न्यूक्लियाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियाई. मतलब सिंगल होता है न्यूक्लियस, है ना, और उसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई. तो न्यूक्लियाई इज द मैनी न्यूक्लियाई, अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस. मतलब ग्रुप ऑफ Nucleus. सिंगल न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लाइड. सिंगल न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड क्या, न्यूक्लाइड.
NuClide. Single nucleus is also called Nuclide. 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 1911 में की थी रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी. In 1911 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड क्या? Nucleus. न्यूक्लियस. In his famous क्या? Gold foil. Alpha Hmm. particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment using gold foil. Correct. Who discovered nucleus? Rutherford. Rutherford. ठीक है. गोल्ड का सिंबल क्या होता है? गोल्ड का सिंबल AU. AU. सिल्वर का AG. AG. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? Proton और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नहीं होता अंदर? No, sir. Protons and neutrons. हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्या? इलेक्ट्रॉन No, sir. उसके अराउंड रिवॉल्व. उसके Around बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Yes, sir. और Yes. कुछ? और कुछ सुना है? कुछ और कुछ इसके अलावा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा? मतलब हमें बताया जाता है कि उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैटर. तो वो जो है वो बहुत ही एक हाईली डेंस मटेरियल है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैटर. वो कुछ और ही है. एक तरीके से आप ये मान लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके कुछ बन चुका है वहाँ पर, जिसे बोला गया है न्यूक्लियर मैटर, बट वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैटर, बट वो हमको पढ़ना नहीं है अभी. वो हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स को डिटेल में. ओके. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. नंबर 1 प्रोटॉन एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन. neutron. ठीक है. ये बात हमको कब से पता है? बात हमको बहुत पहले से पता है ना. ये बात कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए. आई थिंक आप लोगों को क्लास 10th में पता होगी ये बात, राइट? Yes, sir. ठीक है. तो अब होता क्या है कि किन दोनों को, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. तो लिखो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively called nucleons. तो नया वर्ड क्या आ रहा है? न्यूक्लियॉन्स. Nucleons. तो अगर आपसे कोई बोलता है कि जाओ एक न्यूक्लियॉन लेके आओ, और आप लेके आ गए प्रोटॉन, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? हाँ, वो एक्सेप्टेबल है. मान लो आपको बोला किसी ने कि जाओ न्यूक्लियॉन लेके आओ, और आप लेके आ गए न्यूट्रॉन, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? हाँ, वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है. इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन. Nucleons. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग. यानी कि प्रोटॉन भी क्या है? न्यूक्लियॉन. Nucleon. और न्यूट्रॉन भी क्या है? न्यूक्लियॉन. Nucleon. ठीक है. प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन इज आल्सो अ Nucleon. Nucleon. व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन? एक जेनेरिक टर्म हो गया न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स का. ठीक है. Yes, sir. एंड व्हाट इज न्यूक्लाइड? सिंगल न्यूक्लियस. सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लाइड. Nuclide. सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लाइड. एंड व्हाट इज न्यूक्लियाई? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस. प्लूरल वर्ड ऑफ न्यूक्लियस. एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? Rutherford. रदरफोर्ड. ठीक है. ये सिर्फ आपकी जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए. इसका कोई क्वेश्चन फिजिक्स में आने नहीं वाला. एंड हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? चैडविक. J. Chadwick. जे चैडविक. मिस्टर चैडविक डिस्कवर्ड क्या चीज? Neutrons. न्यूट्रॉन्स. ठीक है. - 1932 में. अब देखो,
तो लिखो कि एज मास ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, एटम का मास इज वेरी स्मॉल, एज मास ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, किलोग्राम यानी कि केजी इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट, है ना। किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है एक तरीके से। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मासेस की, जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एज मास ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, Very small. किलोग्राम और small. केजी इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट Practical टू unit. मेजर क्या, टू एक्सप्रेस क्या, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट खराब यूनिट है, kg, kg. तो आपको चाहिए एक मोर प्रैक्टिकल यूनिट। तो लिखो कि 10 टू एक्सप्रेस कौन से मासेस, atomic mass, atomic masses, thus to express atomic masses we use a more convenient unit called atomic mass unit, called Atomic mass unit. atomic mass unit। इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं AMU and it is denoted by छोटा u। तो छोटा u क्या है, छोटा u जो है एटॉमिक मास यूनिट करके है, कोई चीज, एक नई चीज है, एक नई यूनिट है जो कि किसके लिए बनाई गई है, एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस वी यूज अ मोर कन्वीनियंट और मोर प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट unit called atomic mass unit AMU and it is denoted by small u। अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्या है। तो देखो ये बताओ कि आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसके बारे में है, carbon, कार्बन के बारे में है ना। तो yes, कार्बन को ही बेस मान के AMU को डिफाइन किया गया है। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, AMU, व्हाट इज AMU, व्हाट डज AMU स्टैंड फॉर, Atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको देखो कैसे डिफाइन किया गया, लिखो बाय डेफिनेशन 1 AMU इज इक्वल टू, हम क्या चीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, atomic mass, एटॉमिक मास यूनिट। पता है किसी को, नो आइडिया। 1/12 of the mass of C12. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, 1 AMU is equal to mass of carbon 12 atom upon 12। Yes. So it is defined as, एग्जाम में आ सकता है डिफाइन 1 AMU, it is defined as 1/12 the mass of क्या, C12 atom. C12, the mass of 1 atom of carbon 12। ये कार्बन 12 क्या है, what is this 12, नो आइडिया। कार्बन 12 क्या है ये पूछा मैं, कार्बन 12 क्या है, ये वाला कार्बन 12, कार्बन तो ठीक है, ये 12 क्या है। इसे बोलते हैं कार्बन का मास नंबर। क्या बोलते हैं, कार्बन का मास नंबर बोलते हैं इसको। सो अभी आगे जाके हम लिखेंगे इसको। एनीवे तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, लिखो ऑन सॉल्विंग वी गेट 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 multiplied with 10 to the power minus 27 kg। So this is the value of क्या, 1 atomic mass unit। So इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा था ना हमने, it is denoted by small u, so we can write this as, or 1 U is equal to 1.66 10 to the power minus 27 kg। इसको याद कर लो,
1 U. What is 1 U? 1 U is 1 atomic mass unit. Why do we have to study about atomic mass unit? Because kg is not a practical unit to express atomic masses. We need a more practical and usable unit as such, which we are सर calling as यू को हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं ना? unified mass भी बोलते हैं इसको. You're right. This is also called unified mass. ठीक है, बट यूनिफाइड मास इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड गिवन नहीं है एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर. दैट इज व्हाई वी आर अवॉइडिंग टू राइट दैट वर्ड. ओके सर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास है एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या सीन होता है कि अगर हमारे पास ये है हाइड्रोजन एटम, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपके पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 1 प्रोटॉन, एंड बाहर क्या होता है, इसके बाद होता है ऑर्बिट करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? देयर आर नो न्यूट्रॉन्स. सो हाइड्रोजन एटम के अंदर देखो, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन एटम. ये ब्लू कलर का सर्कल क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस. उसके अंदर वो क्या है, वो है 1 प्रोटॉन, और बाहर क्या घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? 0. There are zero neutrons. Atom is electrically neutral. यस सर. Atom is electrically neutral. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि the charge on 1 electron is how much? Minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. 17 coulomb. And the charge on 1 proton is magnitude of the above 1.6 minus 90 coulomb. So total charge is how much? 0. इसका Nucleus. atom का. हाँ, atom. So how many protons are there in hydrogen atom? 1. Yes, Okay. sir. And how many electrons are there? 1. 1. How many neutrons are there? 0. 0. तो number of protons कितने हैं? 1. 1. Number of electrons? 1. Number of neutron? 0. 0. Number of proton होता है atomic number, है ना? Yes, sir. यस इस सर. वजह से Z इसका बन होता है. किसका? हाइड्रोजन एटम का. Hydrogen atom. प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन को बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम. बिल्कुल, प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इकलौता वही तो है, प्रोटॉन ही तो है. यस. तो एग्जाम में आ सकता है कि अ डैश इज आल्सो कॉल्ड क्या? Nucleus of hydrogen atom. तो डैश में क्या भर के आओगे? हाइड्रोजन. है Proton. प्रोटॉन. 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 अ प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड क्या? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन Nucleus of एटम. hydrogen. हाँ जी. डैश इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल. ठीक है. यस. अल्फा पार्टिकल किसकी न्यूक्लियस है? हीलियम की. हीलियम. हीलियम की न्यूक्लियस कौन है? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल. और हाइड्रोजन की न्यूक्लियस कौन है? प्रोटॉन. प्रोटॉन. Proton. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो ये हुई हमारी बेसिक बातें अबाउट हाइड्रोजन एटम. इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी क्लास 12 की फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ा. ये सब हम पहले से जानते हैं, सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर. शायद ये सुना होगा आप लोगों ने पहली बार कि हीलियम, ये भी पहली बार नहीं होगा. चैप्टर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन. तो उसी की न्यूक्लियस है.
ओके, अब एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट गिवन है, वो लिखते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि अ फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल, अ फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल, Stable. यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियस के बाहर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो स्टेबल होता है। बट अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। तो कौन स्टेबल है हमेशा और कौन अनस्टेबल है? प्रोटॉन हमेशा स्टेबल है Proton और stable न्यूट्रॉन है, अनस्टेबल। neutron न्यूट्रॉन unstable. नहीं, फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल। Free Free neutron. neutron or free proton. अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। Unstable. Unstable. और जो भी चीज अनस्टेबल होती है वो क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। Yes, sir. Yes, sir. भाई सारी की सारी जो केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, वो रिएक्शंस क्यों होती हैं? जैसे कि अनस्टेबल से स्टेबिलिटी अचीव हो, हमेशा अनस्टेबल से स्टेबिलिटी अचीव हो। जैसे कि उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाए, बेसिकली, है ना, एनर्जी निकल जाए। तो फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है, ऐसा एनसीईआरटी में के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली चेक हो चुका है। और एक फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो ये क्या ये अनस्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ के अंदर। तो न्यूट्रॉन को अगर खुला छोड़ दें, किसको? Neutron को. न्यूट्रॉन को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही प्रोटॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में। ये क्या हो रहा है? ऐसा बस हो रहा है, ये नेचर है, ये इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास कि ये कैसे हो रहा है। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये हो रहा है। न्यूट्रॉन को अगर खुला छोड़ दोगे, यानी कि फ्री न्यूट्रॉन को, तो वो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और बहुत ही अजीब electron. सी बात लगती है, बहुत ही अजीब लगती है, मतलब बुद्धि चकरा जाती है इसको देख के कि ये क्या हो रहा है, कि ऐसा न्यूट्रॉन क्यों कन्वर्ट हो होता गया किस किस में? है है? क्या? ऐसा क्यों हुआ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस क्यों का कोई आंसर नहीं है। अच्छा. दिस इज जस्ट भगवान कर रहा है इसको। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपको याद रखना है कि दिस इज एन ऑब्जर्वेशन विच इज मेड इन मॉडर्न फिजिक्स, कि न्यूट्रॉन एक फ्री न्यूट्रॉन, क्योंकि वो अनस्टेबल है। देखो, एज लॉन्ग एज न्यूट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स फाइन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू इट। लेकिन अगर न्यूट्रॉन किसी रेडियो एक्टिव फिनोमिना की वजह से या किसी और फिनोमिना की वजह से वो बाहर आ गया, कौन? Neutron. न्यूट्रॉन, तो वो अनस्टेबल है। और वो अनस्टेबल रहेगा नहीं, वो अपने आप ही खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा किस किस में? Proton और electron में. अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा एक और बनता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, यानी कि अ फ्री न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू क्या क्या क्या? प्रोटॉन, Proton, electron और इलेक्ट्रॉन, anti एंटी न्यूट्रिनो। neutrino. ये बात याद करनी है आपको। Yes, sir. फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। Unstable. तो क्या करता है वो? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है। इसका आंसर अगर किसी को मिल जाए इंटरनेट वगैरह पे, तो प्लीज शेयर विद मी ऑल्सो। मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके, हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज डैश। Stable. तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्या है? स्टेबल है। Stable. Stable. लेकिन अगर न्यूट्रॉन बाहर आ गया तो वो अनस्टेबल Unstable. होता है। Unstable. और वो कन्वर्ट हो जाता है किस किस में? प्रोटॉन में, Proton, इलेक्ट्रॉन Proton, में और electron और electron और anti-neutrino. anti-neutrino. एंटी। ठीक है, अब देखो इसकी ये जो हमने बात लिखी थी, इसकी हम एक वो लिख लेते हैं, रिएक्शन टाइप से लिख लेते हैं। लेट अस राइट अ सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। सो यहाँ पे काम करो, आप इसको काट दो, यहाँ लिखो फ्री न्यूट्रॉन। सॉरी यार, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, इसको लिखो फ्री न्यूट्रॉन। अब ये हो गया वर्ड्स में। देखो कैसे लिखते हैं इसको, N10, ठीक है, लिखा स्मॉल लेटर n, ऊपर लिखा 1, नीचे लिखा 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन। इससे मिलेगा आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है 1 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, प्लस इलेक्ट्रॉन, ऊपर 0 नीचे -1, प्लस क्या? Anti-neutrino. Anti-neutrino. एंटी न्यूट्रिनो। व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी? न्यू, पता है? न्यू। New. तो Yes, sir. इसका सिंबल है न्यू बार, न्यू, न्यू बार, Bar. न्यू बार। So in this reaction, a neutron is getting converted into proton, electron, and anti. Anti-neutrino. Okay.
कौन आ गया? अस्मिता। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Number of Number of protons. protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर? in a nucleus. इनसाइड द न्यूक्लियस बोलना है हमेशा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Inside the nucleus. इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर, फिर आप बोलना है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Inside the nucleus of an atom. बिल्कुल। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ Nucleus of an atom. एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। ठीक है, सिंबल क्या है? जेड। ठीक है, इसके बाद देखो मास नंबर। मास नंबर कौन सा नंबर? Mass. Mass number. नंबर बताओ मेरे को कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? Proton or neutron. Proton or neutron. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं क्या? Mass number. Mass number. मास नंबर। सिंबल होता है कैपिटल ए। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, क्योंकि एटॉमिक नंबर से लगता है ए से स्टार्ट होता है तो उसका सिंबल ए होना चाहिए, बट उसका सिंबल जेड है। और मास नंबर का तो सिंबल लगता है एम होना चाहिए था, बट सिंबल उसका ए है। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल कैटेगोरिकली दिमाग में डालना है कि एटॉमिक नंबर जेड होता है और मास नंबर क्या होता है? कैपिटल ए होता है। A. बिल्कुल। और ये होता क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हम बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जहां पर एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Yes, sir. भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जेड है ना? Yes, sir. Yes. तो क्या Yes, क्या sir. ए इज इक्वल टू क्या प्लस क्या? Z plus जेड N. प्लस Z plus N. ठीक है, व्हाट इज एन? एन इज Number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज कैपिटल ए? Mass number. मास नंबर। ए बोलते ही मन करेगा बोलने का एटॉमिक नंबर, बट बोलना है मास नंबर। मास नंबर। Mass. व्हाट इज कैपिटल जेड? Atomic number. Atomic number. एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ Neutrons. Neutrons. mass number is equal to atomic number plus number of neutrons. Mass number is equal to atomic number plus number of neutrons. ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है x नाम का। लिखो कंसीडर एन एलिमेंट x। कंसीडर एन एलिमेंट x। केमिस्ट्री के अंदर x सिंबल के लिए क्या, x सिंबल किसके लिए? हैलोजेंस के लिए, पता होगा आप लोगों को। Yes. Yes, ठीक है, sir. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंसीडर Yes, एन एलिमेंट x। x नाम का कोई एलिमेंट मान लिया, तो अभी जो x है इसका जो एटम है, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पर एक एलिमेंट है x नाम का। इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी हाइड्रोजन, इट कुड बी हीलियम, इट कुड बी एनीबॉडी, इट कुड बी आयरन। ठीक है, तो कंसीडर एन एलिमेंट x। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, सबसे सिंपल, क्योंकि हम इसी की बार बार बात करते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट x, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो उस केस में x हो जाएगा h के बराबर। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर आप एक काम करो, लिखो लेट मास नंबर इज इक्वल टू, व्हाट इज सिंबल ऑफ मास नंबर? बड़ा ए। एंड एटॉमिक Capital नंबर A. इज इक्वल टू बड़ा जेड। बड़ा Z. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट x है इसकी जो न्यूक्लियस है उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ representation of nucleus of element x is, यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा, तो उस केस में x हो जाएगा H, Cl एटसेट्रा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट x। Element X. तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? वी रिप्रेजेंट इट इन अ वेरी सिंपल वे। यहाँ पे लिखेंगे x, ऊपर लिखेंगे क्या? मास नंबर, नीचे लिखेंगे क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, so this is how we represent the nucleus of element x। x लिखा, ऊपर लिखा a, नीचे लिखा z। ऊपर आता है क्या? मास नंबर, और नीचे क्या आता है? Atomic number. एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मास नंबर? Number of Number of protons plus protons number plus of number of neutrons. neutrons.
करेक्ट। ऊपर क्या आता है? मास नंबर। यस सर। और नीचे एटॉमिक Atomic. नंबर। ठीक है। अब लिखो, टॉपिक लिखो न्यूक्लियर ग्रुप्स। न्यूक्लियर ग्रुप्स आप लोगों ने सुना होगा आइसोटोप्स, सुना है आइसोटोप्स? Yes, sir. Yes, sir. आइसोबार्स, Yes, sir. आइसोटोन्स, ये नहीं सुना होगा? सुना है, sir. ये सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर ग्रुप्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, आइसोटोन्स हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं न्यूक्लियर ग्रुप्स। तो एक एक करके समझते हैं इसको कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो हेडिंग लगाओ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखो क्या होते हैं कि ये जो आपका वो है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है वो तीन तरीके से मिलता है आपको। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रीशियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम। ट्रीशियम। तुमने सुना है वर्ड ट्रीशियम? यस सर। Yes, sir. बहुत ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं देखो तीनों के अंदर क्या चीज सेम है। इसके अंदर होता है 1 प्रोटॉन, इसके अंदर भी 1 प्रोटॉन, और उसके अंदर भी 1 प्रोटॉन। टॉपिक का नाम क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अभी होते क्या है अभी बात करते हैं, पहले लिख लो उसको। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या क्या? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ट्रीशियम। तीनों में क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। दे ऑल हैव अ सिंगल प्रोटॉन इनसाइड देयर न्यूक्लियस। इसके पास होते हैं कितने न्यूट्रॉन्स? इन द केस ऑफ हाइड्रोजन देयर आर हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 0। 0 neutrons. So it has got 0 neutrons. It has got 1 neutron and it has got 2 neutrons. So what are the isotopes of hydrogen? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम। बहुत बढ़िया। इन तीनों के अंदर क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। Protons. ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यस सर। Yes, sir. यानी कि Z equal to 1, Z equal to 1, Z equal Z to equal to 1. 1। 1. कैपिटल A क्या होता है? Z प्लस N, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। यहाँ पे क्या आएगा? A का वैल्यू 1, 1 2, 2, 3। 3. 3। अब देखो, अब ऊपर हम क्या सीख के आए हैं? हम यहाँ पे सीख के आए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स। क्या होता है? ऊपर क्या आता है? मास नंबर। मास नंबर। Mass ऊपर क्या आता number. है? ऊपर क्या आता है? मास number. नंबर। ऊपर क्या आता Mass है? number. मास नंबर। मास Mass नंबर। number. ये तीनों किसके हैं? ये तीनों हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो H। ऊपर क्या आता है? मास नंबर। बस Mass एक ही number. चीज याद करनी है ढंग से, दो चीजें करोगे तो फंस जाओगे। ऊपर क्या आता है? मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है? पहले वाले का 1, दूसरे का 2, तीसरे वाले का 3। नीचे क्या आता है? एटॉमिक नंबर। तो आ गया 1 1 1। क्लियर है? यस सर। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। यानी कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में जो पहला आइसोटोप है उसका नाम हाइड्रोजन ही है। इसका इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसका ट्रीशियम। ट्रीशियम।
इनके कुछ और नाम भी होते हैं वैसे। इसे बोलते हैं प्रोटॉन। कुछ लोग हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। और इसको ट्राइटॉन। So what are the isotopes of hydrogen? Hydrogen, deuterium, tritium. Tritium. इन सब का क्या सेम है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम, करेक्ट। Proton. और ये तीनों हाइड्रोजन के ही हैं, तो आप बोलोगे कि these are nuclides of same element. कौन सा एलिमेंट लिया हमने एग्जांपल के तौर पे? हाइड्रोजन। Hydrogen. These are nuclides of same element having same क्या? Having same atomic number. Yes, sir. Yes, sir. But different क्या? Mass number. Mass number. So isotopes are nuclides of same element या different elements? Same element. सेम एलिमेंट। हमने एग्जांपल के लिए कौन से एलिमेंट के लिए आइसोटोप्स? Hydrogen. हाइड्रोजन। हैविंग सेम कौन सा नंबर? एटॉमिक। Atomic number. बट डिफरेंट Mass मास। number. ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे आइसोटोप्स का डेफिनेशन। फाइन। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कार्बन। देखो, लेट अस लुक एट आइसोटोप्स ऑफ क्या? Carbon. कार्बन। कार्बन के केस में देखो कैसे लिखोगे आप। कार्बन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज 6 protons, 6 protons, 6 protons. Carbon has how many protons inside the nucleus? 6 प्रोटॉन। 6 protons. But there are 5 neutrons over here. There are 6 neutrons in another isotope, and there are 8 neutrons in the another isotope. क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Protons same है. तो जो एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल क्या होता है एटॉमिक नंबर का? जेड। Z. Z equal to 6. Z equal to 6. Z is equal to 6. 6। What is the symbol of mass number? ए। A. A क्या होता है? 6 plus 5 11. Yes, sir. 11, 12, 14. 12. 14. यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 14. तो ये हो गया आपके क्या? ये हो गया आपके आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ऊपर क्या आता है? Mass number. यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14. नीचे क्या आता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6, Atomic 6. number. ये तीनों क्या हैं? आइसोटोप्स ऑफ Carbon. Carbon. जब भी हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज आर न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट की बात हो रही है। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन, इन द सेकंड एग्जांपल वी हैव टेकन कार्बन। Carbon. हैविंग सेम क्या? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड But डिफरेंट different mass number. मास। Mass number. यानी कि ऊपर वाली चीज डिफरेंट है, नीचे वाली चीज डिफरेंट है? नीचे वाली. ऊपर वाली, है. ऊपर वाली चीज डिफरेंट है, नीचे वाली चीज सेम है। ऊपर वाली चीज डिफरेंट है, नीचे वाली चीज सेम है। Yes, sir. ये ऊपर नीचे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर वाली चीज डिफरेंट है, नीचे वाली चीज नीचे वाली चीज सेम सेम है. है। बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर, क्योंकि आइसोटोप के अंदर क्या क्या चीज सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स के अंदर आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, और इस यही कारण है कि दे हैव, एज अ रिजल्ट दे हैव जिन
एलिमेंट्स का या जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। एज अ रिजल्ट दे हैव सेम क्या? Electronic configuration. Electronic configuration. What is electronic configuration? The distribution of electrons in the different orbitals. उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो एज अ रिजल्ट दे हैव क्या? Same chemical properties. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Configuration. यानी कि ये बात ध्यान रखनी है कि आइसोटोप्स का होता है सेम एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से क्या हुआ? सेम Electronic configuration Electronic and same configuration. chemical property. chemical Chemical बिल्कुल। property. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ध्यान रखना है इसको। तो आइसोटोप्स Yes. हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड हेंस दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस दे हैव सेम केमिकल Chemical प्रॉपर्टीज। properties. एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स क्या थे आइसोटोप्स के? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम Deuterium, एंड tritium. कार्बन का 11, कार्बन का 12, कार्बन का 14, 6 सर नाम क्या है सर आइसोटोप्स का? नाम नहीं है भाई इनके, नाम और बता देता। इसे बोलते हैं C12, इसे बोलते हैं C11, इसे बोलते हैं C14, यही नाम है इनके। और यही था वो इसकी बात होती है ना 1 AMU के टाइम पर। Yes, sir. हमने 1 Yes, AMU को sir. डिफाइन करने के लिए ये वाला उठाया था, ये वाला C12, मास Yes, ऑफ sir. 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 1 इज by वन ऑफ 12. द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना? Yes, sir. Carbon has got how many isotopes? Carbon has got 3 isotopes. And to define 1 AMU, we have used the carbon 12 isotopes. Why? Because its relative abundance is maximum. सबसे ज्यादा यही मिलता है। मैक्सिमम रिलेटिव अबंडेंस किसकी है? कार्बन 12 की। Carbon 12. और जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा, है ना? मास नंबर है ये, मास नंबर। तो ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे हैवीएस्ट कौन है? हु इज द हैवीएस्ट वन इन तीनों में से? कार्बन 14, 14. ये है heaviest. Why is it heaviest? Because it has got the maximum number of particles inside nucleus, and this is lightest. और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनमें who is the heaviest? ट्रिशियम। बिल्कुल। So this guy is heaviest. Why? Because it has got the maximum number of particles inside its nucleus. And hydrogen is the lightest. अब लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर देखो क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या आपके पास आइसोबार्स के अंदर सेम नहीं होते एलिमेंट्स, अलग अलग में होते हैं आइसोबार्स हमेशा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का ले लिया आपने, कौन सा वाला ले लिया? ट्रिशियम। ट्रिशियम ले लिया आपने। और आपने ले लिया हीलियम का ये वाला। तो कौन सा वाला नंबर सेम है? ऊपर वाला सेम है कि नीचे वाला सेम है? मास नंबर सेम। मास नंबर ऊपर सेम है। वाला. ऊपर वाला सेम है यानी कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और ये एलिमेंट्स भी सेम है डिफरेंट है? ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, अलग अलग है। तो जैसे कि आपने ऊपर लिखा था ना कि दीज आर न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, यहाँ पे क्या लिखेंगे? These are nuclides of different elements having different atomic number and same Different mass atomic number and same mass number. number. Yes. जानते हैं कि these are nuclides of different elements. These are nuclides of different elements having same mass number, है ना? But यस सर। different क्या? एटॉमिक नंबर। Atomic number. Atomic number different है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। यस सर। तो और केमिकल यानी Yes, प्रॉपर्टीज sir. भी different।
केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो एग्जाम में अगर आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोबार्स की डिफरेंट होती हैं सेम होती हैं, तो क्या मार्क करोगे? डिफरेंट होती हैं। Different. आइसोबार्स की डिफरेंट होती हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस पर। कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 और नाइट्रोजन का 7। अरे पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना? कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। 7 और यहाँ पे ले लो 14, यहाँ पे ले लो 14। ये देखा था अभी हमने ऊपर, ये आइसोटोप कार्बन का है ना? यस Yes, sir. और ये नाइट्रोजन का हो गया आपका। तो ये जो हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं? आइसोबार्स के। आइसोबार्स। इनको याद करना है आपको, ठीक है, जस्ट इन केस यू वांट टू राइट इट। यहाँ पे बताओ कि यहाँ पर ए कितना है? यहाँ पर ए है दोनों में 3 और यहाँ पर ए कितना है दोनों में 4। 14 ए इक्वल टू 3, हाँ ए इक्वल टू 14, ए इक्वल टू 3 इन बोथ, ए इक्वल टू 14 इन बोथ। यहाँ पर जेड कितना है? यहाँ पे जेड है 1 और यहाँ पे जेड कितना है? यहाँ पे जेड है 2। 2 यहाँ पे जेड कितना है? यहाँ पे जेड है 6, यहाँ पे जेड है 7 7। और यहाँ पर कैपिटल एन कितना है? 2। यहाँ पर कैपिटल एन कितना है? 1। कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास हाँ, नंबर yes, माइनस yes. एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कितना है एन? यहाँ पे 8 और यहाँ पे यहाँ पे 7 व्हाट इज एन? एन इज ए माइनस जेड, एन इज A minus N। and what exactly is n? N is number of neutrons inside the nucleus of an atom. तो हमने कौन कौन से न्यूक्लियर ग्रुप कर लिए? आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स कर लिए। और तीसरा क्या है हमारा? आइसोटोन्स। यस सर। तो आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में ए माइनस जेड सेम होता है। ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं इसके अंदर। देखो कि दीज आर न्यूक्लाइड्स ऑफ different elements. These are nuclides of different elements having different atomic number, different mass number, but same number of neutrons. But same क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड। A minus Z। These are nuclides of different elements having different atomic number, different mass number, but same number of neutrons in their nucleus. But same number of neutrons in their nucleus. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। मान लो आपने ले लिया हाइड्रोजन का कौन सा वाला? ट्रीशियम। और हीलियम का 4 वाला। बताओ कि इसके अंदर Z कितना है? Z इक्वल टू 1। और A कितना है? 3. और N कितना है? 2। 2 यहाँ पर A कितना है, Z कितना है, N कितना है? जल्दी बोलो। Z इक्वल टू 2, A इक्वल टू 4, N इक्वल टू 2। तो क्या चीज सेम आ रही है? N तो N इक्वल टू 2 इन बोथ। एक और एग्जाम्पल ले लो। What is Hg? Mercury। Mercury is the only metal which is liquid at room temperature. सुना होगा। Yes. Hg and what is Au? Gold। 198, 80, 197, 79,
बताओ यहाँ पर A कितना है, Z कितना है, N कितना है? A 198, Z 80, Z is equal to 80. N equal to 118. 118 आ गया, ठीक है। यहाँ पर A कितना है, Z कितना है, N कितना है? A 197, Z equal to 79, A equal to 118. 118. व्हाट इज सेम इन बोथ? N. Number N. of neutrons. तो दीज आर अ पेयर ऑफ क्या? आइसो। Isotone. तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ आइसोटोन्स, पेयर ऑफ आइसोटोन्स, पेयर ऑफ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या चीज सेम होती है? Number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लिखो कार्बन 14 और 6, ऑक्सीजन में ऊपर क्या आएगा 16, नीचे आएगा 8, ठीक है। बताओ Yes, sir. Yes, sir. ये कितना है, Z कितना है, जल्दी बोलो। A 14, Z 6, N 8. यहाँ पर A कितना है, N A कितना है? 16, Z 8, N 8. चलो अच्छा हो गया, तो तुम लोगों को आगे निकालो, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 8 इन बोथ, तो दे आर अ पेयर ऑफ क्या? Isotone. 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 अब ये ना आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिंबल है, इसको याद कर लो, ये वाला सिंबल है, इसको याद कर लो, ठीक है। जो सिंपल Yes. आपको नजर आ रहे हैं उनको याद कर लो, अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्व है, ये भी याद कर लो, ठीक है। और ये भी याद करने पड़ेगा, ये तो सबसे ईजीएस्ट है, दिस इज मोस्ट ईजी टू रिमेंबर। तो इस तरीके से हमने क्या फिनिश कर दिया, न्यूक्लियर ग्रुप्स, Groups. आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, और भी होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं। तो वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ओनली आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच Thank you, Thank you, sir. एंड टेक केयर, बाय बाय। Good night, Thank sir. you, sir. Good night, sir. Great, sir. बाय बाय।